गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कोर्स पर्टिकुलरली बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और फिजिक्स सब्जेक्ट है। अब आप लोगों को ये पता भी है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण एक बहुत ही एडवर्स सिचुएशन, ठीक है ना, एक विकट या विपरीत परिस्थिति डेवलप हो रखी है, जिससे लगभग संपूर्ण विश्व और लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और इस क्रम में हमारा जो शैक्षणिक क्षेत्र है, हमारा जो एकेडमिक फील्ड है, वो भी व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। और एक लंबे समय से, लगभग पिछले 6 से 7 महीने से हमारे सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और उनको एकेडमिक स्तर पर कुछ न कुछ मटेरियल या उनको कुछ न कुछ मोटिवेशनल मटेरियल या मोटिवेशनल सेमिनार वीडियो वगैरह मिलते रहें, तो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रयास किए गए हैं। और हमारा जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा भी जितने भी कॉलेज एजुकेशन के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन सबको यह निर्देश दिए गए हैं कि आप विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट्स आदि अवेलेबल कराइए। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा भी फिजिक्स सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये एक मोटी मोटी आपको चर्चा थी जो मैंने आपके साथ की। और एक बात मैं और ये बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन ये बात तो लगभग सत्य है कि उतना ओपन या फ्री एनवायरनमेंट अभी हो सकता है हमें कुछ समय तक ना मिले। तो क्लासरूम टीचिंग की परमिशन अगर मिल भी जाती है, तो उसके बावजूद आपको साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ने का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे द्वारा आपको ऑनलाइन वीडियोज़ जो अवेलेबल कराए जाएंगे, उनमें क्लासरूम के जैसी ही फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैं विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी कक्षा से पूर्व जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज़ उस पर अपलोड हो चुके हैं। तो उनके रेस्पॉन्स के आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको कोई समस्या उतनी आने वाली नहीं है। बस आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, एक तो मन लगा करके उन वीडियो को सुना जाए फ्री टाइम में, ठीक है ना, जो आपका सबसे फ्री टाइम हो और जो सबसे पढ़ने वाला टाइम हो, उसी समय उस लेक्चर को सुना जाए। और जिस प्रकार से क्लासरूम में रेगुलरिटी रहती है, वैसे ही रेगुलरिटी इन वीडियो लेक्चर को सुनने के दौरान रखी जाए। तो निश्चित रूप से आपको ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। और फिर भी अगर कोई लेक्चर सुनने के दौरान किसी भी कंटेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आपके सामने खूब सारे कम्युनिकेशन मीडियम हैं। जैसे यूट्यूब पर जैसे वीडियो अपलोड होगा, तो उसका जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट के थ्रू भी कोई भी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। इसके अलावा कॉलेज के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनका हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। और वैसे तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, यूनिवर्सल है, सभी के लिए ओपन है। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो केवल रेगुलर स्टूडेंट्स का होगा, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स के थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। मैं उस समस्या का समाधान करने का लगभग हर संभव प्रयास आपके लिए करूँगा। तो अब हम एक बात और ये देख लेते हैं, चूँकि आप सभी विद्यार्थी अभी 12th पास करके कॉलेज एजुकेशन में एंट्री लेने वाले हो, और ये बिल्कुल क्या एक ब्रिज है। स्कूल एजुकेशन आपका एक अलग एरिया था, और जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने, तो आपके लिए बिल्कुल एक न्यू एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पढ़ना, सोचना, समझना, आपकी हर एक्टिविटी में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये आपके कैरियर डेवलपमेंट की एक तरह से पहली सीढ़ी है। कॉलेज एजुकेशन क्या है? पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ने का आपका नज़रिया कुछ अलग होगा। तो हम लोग, जो मेरा ये पहला लेक्चर आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, वो मोटे मोटे तौर पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम अभी किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो के रूप में हम किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ेंगे, और आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या कौन कौन से पेपर हैं, कॉलेज में आपके एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होती है, किस प्रकार से आपको पढ़ना होता है, कौन सी बुक्स है, उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं, और हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके कौन कौन से पेपर हैं और किस प्रकार से आपको इनको पढ़ना है। तो जब हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आपके 3 पेपर इसमें होते हैं। सिलेबस जब आप देखोगे तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है ना। चाहे फिजिक्स की बात की जाए, चाहे मैथमेटिक्स की बात की जाए, चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए,
तीनों में ही आपके 3-3 पेपर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 जो आपका है वो है आपका मैकेनिक्स, जिसको आप कह सकते हो यांत्रिकी। पेपर 2 जो आपका है वो है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ठीक है, तरंग एवं दोलन। और जो पेपर 3 है वो आपका है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, ठीक है। तो ये 3 पेपर है। इन तीनों ही पेपर के लिए 3 अलग अलग बुक है, ठीक है। उसकी चर्चा में आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको बताता रहूँगा। तो ये 3 पेपर है, तीनों पेपर आपको पढ़ना है। तो ये 3 पेपर के नाम मैंने आपको बता दिए। अब हम थोड़ा इंडिविजुअल पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हर पेपर में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होती है। तो थोड़ा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको क्या है, जब भी हम एक नई क्लास में एडमिशन लेते हैं या कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में मोटे मोटे तौर पर अगर हमें आइडिया होता है तो हमें पढ़ने में हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप बना रहता है। तो देखिए, चाहे पेपर 1 की बात की जाए, चाहे 2 की बात की जाए, चाहे 3 की बात की जाए, सभी पेपर जो आपके हैं वो 50 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स ईच पेपर। तो इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 150 मार्क्स। तो आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का। और साथ में आपके फिजिक्स है तो प्रैक्टिकल भी होगा, तो 75 मार्क्स का आपके क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 225 मार्क्स। तो ईच पेपर आपके 225 मार्क्स का होता है, फिजिक्स मतलब, ठीक है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी यही स्कीम रहती है और मैथ्स में भी यही स्कीम रहती है। मैथ्स में ये पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो वो आपके क्या होता है, जो ईच पेपर 50 मार्क्स का है वहाँ पर वो 75 मार्क्स का हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो 50 मार्क्स का ईच पेपर है। तो आपके जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक यूनिट सिस्टम चलता है, ठीक है ना। यूनिट सिस्टम चलता है। क्या चलता है? यूनिट सिस्टम कह सकते हो या पार्ट वाइज कह सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है पार्ट ए, एक होता है आपके पार्ट बी और एक होता है आपके पार्ट सी, ठीक है। ए, बी और सी। पार्ट ए में तो क्या होता है, जो बिल्कुल सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप 1 लाइन में या 2 लाइन में जिनका आप आंसर दे सकते हो, उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में क्या होता है, जो लगभग आपके आधे पौने या 1 पेज में जिनका आंसर दे सकते हो, वो पार्ट बी होता है। और पार्ट सी में क्या होता है, जो लॉन्ग नोट आंसर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो अभी हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पार्ट ए में कितने आएंगे, पार्ट बी में कितने आएंगे, पार्ट सी में, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया दे दिया। हम जैसे जिस बुक को उठाएंगे तो उस बुक के कंटेंट के साथ साथ, और मोटे तौर पर चाहे पार्ट ए का पैटर्न, बी का पैटर्न, सी का पैटर्न कैसा भी हो, अगर आपने जिस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो उस टॉपिक में से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर छोटा पूछे तो आप छोटा कर सकते हो, बड़ा पूछे तो बड़ा कर सकते हो, जैसा भी पूछा आप कर सकते हो। और हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा कंटेंट बेस्ड स्टडी पर, अर्थात जो भी टॉपिक हम लेंगे उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या कंटेंट है, उसको हम बड़े डीपली और अच्छे से तैयार करते चलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर हम फिजिक्स को सीखने और पढ़ने वाले हैं। तो आप भी अपने दिमाग को उस तरह से स्थिर रखिए। तो अब हम, ये एक ब्रीफ आइडिया था जो मैंने आपको दे दिया। अब हम सीधा हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको और देना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप लेक्चर को सुने तो हमेशा पेन और पेपर को साथ में रखें। ये इसेंशियल कंडीशन है। इसको ऐसा टाइम पास की तरह मत सुने कि सुन लिया कर लिया, उससे आपको वैसा मज़ा नहीं आने वाला है। और मैं पूरा का पूरा, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ बोर्ड पर मैं लिखने वाला हूँ, एक एक डेफिनेशन में बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, एक एक डेरिवेशन में कम्प्लीटली बोर्ड पर करने वाला हूँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी स्तर पर आपको क्लासरूम टीचिंग की कमी महसूस मेरी तरफ से नहीं होने दी जाएगी। बस अभी आपका फ़र्ज है कि आप उस चीज़ को कितने पॉजिटिव वे में लेते हो। अगर आपने शुरुआत के 5-7 लेक्चर जब सुनोगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि आपका काम एकदम स्मूथली और सही तरीके से चल रहा है। तो पेन और पेपर को इसेंशियली अपने पास रखें और फ्री टाइम में सुने, जो आपका क्वालिटी टाइम है जिसमें आप पढ़ना पसंद करते हो, उसी समय लेक्चर को सुने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जो हमारा सबसे पहला पेपर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैकेनिक्स वाला।
यांत्रिकी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें सामान्य चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। तो हम मैकेनिक्स वाले पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिक्स वाले पेपर जो आपका है मैकेनिक्स यांत्रिकी, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है, और इसके बारे में आप लोग क्लास 11 की क्या क्लास आप 9 से भी या उससे पूर्व के लेक्चर्स में भी आप इस बारे में इस शब्द को आप बार बार सुन चुके हो, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो फिजिक्स में आप जो भी जिस प्रकार की भी व्याख्या आप आगे थोड़े कुछ समय पश्चात करना चाहोगे, तो वहाँ पर ये शब्द बार बार काम आएगा, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो होता क्या है उसको हम समझते हैं। अब मैं आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो समझाने जा रहा हूँ उसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कितना दूर है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कितना दूर है, और मैं अगर आपसे कहूँ आप मुझे इसका आंसर दीजिए, तो आप भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि मैंने आपको वो एक निर्दिष्ट स्थान नहीं बताया या एक फिक्स प्लेस नहीं बताया जहाँ से मैं ये दूरी जानना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अब वो दूरी आप कहाँ से जानना चाह रहे हो, आपके घर से या किसी स्कूल से या कॉलेज से, कहाँ से आप ये दूरी जानना चाह रहे हो कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कितना दूर है। आपके घर से उसकी दूरी अलग होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसकी दूरी अलग होगी, गवर्नमेंट कॉलेज से उसकी दूरी अलग होगी, अन्य सरकारी जो विभाग हैं कोई भी, जैसे कलेक्ट्रेट ऑफिस ले लीजिए, उससे रेलवे स्टेशन की दूरी अलग होगी। तो ये जितने भी इस सवाल का आप आंसर तभी मुझे दे पाओगे या देने की स्थिति में होंगे जब मैं आपको एक पर्टिकुलर प्लेस बताऊं कि भाई यहाँ से मुझे बताइए। तो आपका सवाल क्या होगा कि कहाँ से, आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछोगे कहाँ से, यानी वो जो दूरी आप जानना चाह रहे हो वो कहाँ से जानना चाह रहे हो, फ्रॉम वेयर। तो ये जो फ्रॉम वेयर का जो आंसर है वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि एक निर्दिष्ट या फिक्स पर्टिकुलर एक स्थान होता है जहाँ से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके देखने का नज़रिया है। किसी डिस्टेंस को आप कहते हो कि रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर है, तो आप कहाँ से देख रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में खड़े होकर के उस डिस्टेंस को मेजर करने का प्रयास कर रहे हो। फिर अगला ही व्यक्ति कह दे कि मेरे घर से, कोई ए व्यक्ति वो कह दे, ए व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घर से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, तो अब उसके देखने का नज़रिया बदल गया। वो अब इस डिस्टेंस को कहाँ से देख रहा है, अपने घर से देख रहा है। तो अगर सामान्य भाषा में बात की जाए तो जो निर्देश तंत्र होता है आपका, वो एक तरह से देखने के नज़रिए को दर्शाता है। ठीक है, अब थोड़ा फिजिक्स के अंदर एंटर करते हैं हम। ठीक है ना, एक जनरल चीज़ थी। अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहो तो आप बिल्कुल सिंपल सा कह सकते हो कि निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय यानी सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम किसी कण की संपूर्ण व्याख्या कर सकते हैं। अब ये कण क्या है, संपूर्ण व्याख्या, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो थोड़ी चीज़ें अलग तरह की होगी। ये बिल्कुल सामान्य सी बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझाया है, और जब तक चीज़ों को आसान तरीके से समझते हुए नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हमारे लिए टिपिकल बनी रहेगी। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार का एक डायग्राम जनरली देख चुके हो। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है। ये क्या कहलाता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। ये क्या है, 3 लंबवत इस अब ये जरूरी नहीं है यही एक्स हो यही वाई हो, ये क्या होता है, ये भी वाई हो सकता है, ये भी जेड हो सकता है, परंतु ये जो तीनों एक्सिस है उनकी विशेषताएं क्या है कि वो एक कॉमन बिंदु पर कट रही है और वो तीनों परस्पर कैसी है, लंबवत है। इसको आप कमरे में खड़े होकर के भी देख सकते हो, जो आपका कमरे का कोना होता है। अब यहाँ पर तो क्या 2 डायमेंशनल है,
ठीक है ना। क्लासरूम होती तो मैं आपको इस डायग्राम को 3 डायमेंशनल वे में कमरे से बता सकता हूँ। कमरे के किसी कोने को पकड़िए, उस कोने में एक लाइन ऐसे चलेगी, एक लाइन ऐसे चलेगी, एक लाइन ऊपर चलेगी, तो वो तीनों एक्सिस है और तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उस एक पर्टिकुलर कमरे के कोने पर क्या हो रही है, वो कट रही है। जहाँ कट रही है वो आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है या ओरिजिन कहलाता है। एक तरह से इस बोर्ड में देखा जाए तो ये एक्सिस कैसी है, ये बाहर की ओर है, ठीक है ना, तल के बाहर की ओर, ये तल में है। तो इस प्रकार का डायग्राम देखते हो। फिर आप ये भी देखते हो कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई कण है, ठीक है ना, m द्रव्यमान का, और वो किसी बिंदु P पर स्थित है। फिर हम लोग इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं कि मान लो ये, इसको हम R लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हो। तो ये है क्या R, ये R क्या है कि इस m द्रव्यमान के कण का स्थिति सदिश है। इसको हम जनरली R, T लिखते हैं। R, T का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो बिंदु P है वो क्या है, वहां पर एक m द्रव्यमान का कण है जिसकी स्थिति R है किसी समय t पर, और R कहां से है, यहां से। अब ये आपका निर्देश तंत्र, अगर आपको निर्देश तंत्र पता, ये आप RT तभी लिख सकते हो, ये हम R तभी बता सकते हैं जब हमें निर्देश तंत्र के बारे में जानकारी हो। अब अगर मान लो मैं इसी कण को, कण तो यही है, मैं इसको मान लो यहां से देखूं, यहां से ये O डैश देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा। कण वही है और वहीं पर है, लेकिन उसके लिए स्थिति सदिश अलग हो गया। क्यों? क्योंकि आपके देखने का नजरिया बदल गया। तो अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी कि निर्देश तंत्र क्या है, कि किसी कण को, कण की व्याख्या करने के लिए या कण की स्थिति बताने के लिए एक फिक्स सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब आप यहां से देखोगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो कण वही, स्थान वही, लेकिन R डैश R डबल डैश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके देखने का नजरिया बदल रहा है। तो ये आप इस चीज को समझ गए। फिर फिजिक्स की भाषा में जनरली हम कहते हैं, एक शब्द हम बार बार पढ़ेंगे, घटना या इवेंट। जैसे हमने कह दिया कि माना कोई घटना है, घटना कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। 2 पिंडों की टक्कर हो गई, वो भी एक घटना है। आप मान लो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वो भी कोई एक घटना है। तो उस घटना को आप कहीं ना कहीं से तो देखोगे, तो जहां से देखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र हो जाएगा। जहां वो घट रही है उस स्थान की, उस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जो दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्थिति सदिश हो जाएगी। और जिस समय वो घट रही है वो समय हो जाएगा t। तो फिजिक्स में हम बार बार एक शब्द काम में लेते हैं, घटना या इवेंट। ये आगे खूब बार बार मैं सब बोलूंगा कि सम इवेंट्स हैज बीन अकर्ड, या कोई घटना घट रही है। तो इस घटना शब्द में 2 चीजें छुपी हुई है आपके। एक तो छुपी हुई है कहाँ, क्यों घटना घटेगी तो कहीं ना कहीं घटेगी, तो कहाँ यानी वेयर। और एक कब वो घट रही है यानी व्हेन। तो कहाँ का आंसर तो आपको कौन देगा, R वेक्टर देगा, स्थिति सदिश। और व्हेन का आंसर कौन देगा, T देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी कण का R और T पता है तो आप उस घटना की व्याख्या करने की स्थिति में आ जाते हो। और जिस प्रकार से आपको एक मैं चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी घटना के भविष्य के बारे में भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स में जो भविष्य होता है वो अलग तरह का होता है। जैसे आपके भविष्य का प्रेडिक्शन करना हो, आजकल ये चलन भी चलता है इस तरह का कि भविष्य का, आपके भविष्य के बारे में बताना हो आपकी जन्म कुंडली देख करके। तो कैसे बताते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की जन्म कुंडली देख करके आपके भविष्य के बारे में बताना चाह रहा है तो उसको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कोई भी हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो आपके जन्म का स्थान पूछ सकता है, वो आपके जन्म की तारीख पूछ सकता है, या जन्म का समय पूछ सकता है। उसको अगर एक पॉइंट कोई भी मिल जाए तो वो व्याख्या करने की स्थिति में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स में अगर आपको किसी घटना की व्याख्या करनी है, तो अगर आपको किसी कण का R पता चल गया, मान लीजिए आपको अगर किसी कण का क्या पता चल गया, R पता चल गया, यानी उसका स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश कैसे पता चलेगा कि पहले आप निर्देश तंत्र को फिक्स करोगे, ठीक है ना। जैसे निर्देश तंत्र फिक्स करोगे, अगर यहाँ फिक्स कर दिया तो आपको R पता चल गया, यहाँ फिक्स करोगे तो दूसरा R पता चल जाएगा। अगर आपने निर्देश तंत्र फिक्स कर दिया तो आपको इस कण का क्या पता चल जाएगा, स्थिति सदिश पता चल जाएगा। अब अगर आपको इस कण का स्थिति सदिश पता है तो इसका अगर आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कण का वेग मिल जाएगा। अगर इस वेग का मैं t के सापेक्ष और अवकलन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस कण का त्वरण मिल जाएगा। इस त्वरण को मैं अगर उस कण के द्रव्यमान से गुणा करूं तो मुझे उस पर आरोपित बल का मान मिल जाएगा। और इस कण के वेग को अगर मैं उस कण के द्रव्यमान से गुणा करूं तो उस कण पर आरोपित संवेग मिल जाएगा। तो देखो आपको पता तो क्या चला, केवल R, और आपने उस कण के संपूर्ण, ठीक है ना। फिजिक्स में जन्म कुंडली का मतलब यही होता है, उस कण का वेग, उसका संवेग, उस पर लगने वाला बल, उस पर त्वरण, ये सब चीज़ें अगर आपको जानकारी है तो आप उस घटना की या उस कण की व्याख्या कर सकते हो। किसकी सहायता से, केवल R पता चलने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे बार बार काम आएगी। केवल R पता है तो आप उसकी संपूर्ण व्याख्या कर रहे हो। तो अब मेरे हिसाब से चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो गई होगी। निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा कि निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय
ठीक है ना, या ऐसा पिंड होता है जिसकी सहायता से किसी कण की संपूर्ण व्याख्या की जा सकती है। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, मैं वापस बोल देता हूँ। निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय या पिंड होता है जिसकी सहायता से किसी कण की संपूर्ण व्याख्या की जा सकती है। कैसे? आप देख लीजिए, डायग्राम बनाइए, क्योंकि निर्देश तंत्र अगर है तो आपको आर पता चल गया, आर पता है तो फिर आप उस कण की संपूर्ण व्याख्या कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, निर्देश तंत्र है। और पहला लेक्चर है, चूंकि इस लेक्चर को मैं बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया। अब हम अगला जो लेक्चर लेंगे हमारा, उसमें हम निर्देश तंत्र को और डीपली करने का प्रयास करेंगे। और अब एक तरह से आप मानिए आपका सिलेबस ही स्टार्ट हो गया। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनते रहिए। नया कोर्स होता है, नई चीज़ें होती है, थोड़ा सिंक्रोनाइज करने में यानी सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सकारात्मक प्रयास रखोगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल और अच्छे से अच्छे वीडियो क्वालिटी के लेक्चर, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।